जब से वॉर 2 का टीजर और अब ट्रेलर आया है, तब से बहुत से लोग इसके ओवरऑल लुक और इसके वीएफएक्स को लेकर बहुत ट्रोल कर रहे हैं, और जो थोड़ा सही भी है, क्योंकि बात यहाँ केवल 200 करोड़ और 300 करोड़ के बजट की नहीं है, बल्कि स्पाई यूनिवर्स, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे भारी भरकम नाम की भी है, जिसके कारण ही इस फिल्म की हाइप जब से अनाउंस किया गया था तब से टॉप में ही है। और जब किसी फिल्म की हाइप ज्यादा होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वैसे ही हाई हो जाती है। वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि फिल्म में भी वैसा ही भारीपन होना चाहिए जैसे कि इसके स्टार कास्ट में है। पर ये फिल्म अब तक कहीं न कहीं क्वालिटी के मामले में फैंस को निराश करते ही आ रही है। मुझे याद है जब यश राज फिल्म्स की ही धूम 3 का ट्रेलर आया था, तब उसे देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि चलो ओवरऑल क्वालिटी और सिनेमैटिक लुक के मामले में तो यश राज नई नई चीजों को अडॉप्ट करते जा रहा है। पर शायद जो कुछ था वहीं तक ही था, क्योंकि 11 साल के बाद भी यश राज अपग्रेड करना तो छोड़ो, कई मामलों में तो वो उसी क्वालिटी को मेंटेन रखना और कुछ मामलों में तो उसके पीछे ही जाता जा रहा है। अब इन सब के पीछे एक ही तर्क हमेशा दिया जाता है कि भाई स्टार्स में ही इतने पैसे लग जाते हैं, तो फिल्म के वीएफएक्स और बाकी चीजों के लिए कहां से पैसे लेके आए। लाइक इस फिल्म के लिए ऋतिक रोशन 48 करोड़ ले रहे हैं, तो वहीं कियारा आडवाणी 15 करोड़, इसके डायरेक्टर अयान मुखर्जी 32 करोड़ और जूनियर एनटीआर भी 30 करोड़ रुपीस चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी काफी सारे एक्टर्स और क्रिएटर्स हैं, जैसे आशुतोष राणा, अनिल कपूर, उनके भी अच्छे खासे फीस हैं। और इतना सब खर्च करने के बाद तर्क यही दिया जाता है कि ये सारी चीजें तो मात्र एक वीक में ही रिटर्न हो जाता है, उसके बाद तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जो कि काफी हद तक सही भी है, नो डाउट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आदिपुरुष, जो कि अपनी क्वालिटी और वीएफएक्स के नाम पे इतना ट्रोल हुआ कि वो अब एक माइलस्टोन बन चुका है कि भाई कैसी मूवी नहीं बनानी चाहिए। पर इसके बावजूद भी इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए टच करके अपने बजट का काफी कुछ हिस्सा रिकवर कर लिया। सो नो डाउट स्टार्स को लेना एक विन विन सिचुएशन ही होता है। पर बात यहाँ केवल कमाई की नहीं बल्कि एक रेपुटेशन की भी होती है, क्योंकि अब न केवल यश राज फिल्म्स बल्कि दूसरे भी इंडियन फिल्म प्रोडक्शन हाउस अब ओनली पैन इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा के ऑडियंस को ध्यान में रखकर मूवी बनाने लग गए हैं। और काफी सारे इंटरव्यूज को देखने के बाद यही लगता है कि यश राज भी स्पाई यूनिवर्स को एक ग्लोबल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तरह पेश करना चाहता है। सो इतने बड़े इंटेंशन के बावजूद भी अगर फिल्म प्रोडक्शन हाउस ऐसे गेमिंग क्वालिटी वाले वीएफएक्स जनता के सामने पेश करेगी तो शायद रेगुलर इंडियन ऑडियंस को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसी क्वालिटी डेफिनेटली ग्लोबल रेपुटेशन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलो वीएफएक्स और क्वालिटी की बात हम बाद में करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पर शायद यश राज फिल्म्स वाले तो इस बात पे कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो एक स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं कि सुपर हीरो यूनिवर्स। आई मीन ट्रम्प की इजाजत के बगैर इंडियन स्पाई B2 बॉम्बर को कैसे यूज कर रहे हैं ये अलग मैटर है। पर वही मिस्टर जूनियर एनटीआर के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर आ गई कि वो बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के 600-700 की स्पीड में चलती प्लेन में भी बस ऐवे ही उतर गए और सबकी वाट लगा रहे हैं। चलो कम से कम मेकर्स को इतना तो ध्यान रहा कि ऋतिक रोशन को कम से कम एक विंड प्रोटेक्टर गॉगल्स ही लगा दें। अब अगर यहाँ पे कोई ये बोले कि भाई ये एक फिक्शनल फिल्म है और ऐसा सब चलता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि यस फिक्शनल फिल्मों में सब चलता है, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऑलमोस्ट सारी फिल्में फिक्शनल ही होती हैं और उसमें हर वो चीज चल सकता है जो डायरेक्टर और फिल्म मेकर चाहें, मगर कहीं ना कहीं बात आती है कन्विक्शन की। अगर इस फिल्म में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन एक स्पाई न होकर एक सुपर हीरो होते तो फिर भी समझा जा सकता था। और स्पाई हमेशा से ही मेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो मेंटली ज्यादा पावरफुल होता है इंस्टेड ऑफ फिजिकली। अब इसमें मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग बताया गया है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा, बट फिलहाल फिजिकली तो ये पता चल रहा है कि भाई इनके पास एक सुपर पावर आ चुका है। और जस्ट इन केस प्लेन वाला सीन बता ही रहे हो तो भाई ऐसा बता दो कि लोग कम से कम डाइजेस्ट कर सकें कि ऐसा करनामा नॉर्मल आदमी बिना सुपर पावर के भी कर सकता है। 2015 में टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज ने एक्चुअल में एयरबस 400 में स्टंट किया था, और इसकी ओरिजिनलिटी बनाए रखने के लिए टॉम क्रूज एक्चुअली में चलते प्लेन में स्टंट किया था। और इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉम क्रूज के स्किन और हेयर पे एक्चुअल प्रेशर फील हो रहा है। और सिंस इस सीरीज में भी टॉम क्रूज के पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसीलिए वो टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड्स के बाद ही डोर ओपन होने के बाद अंदर चला गया। वैसे अगर यश राज वाले ये फिल्म बनाते रहते तो टॉम क्रूज को सामने का कांच तोड़कर अंदर जाते हुए दिखा देते। मैं अगेन यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि टॉम क्रूज अपनी फिल्मों में जो भी स्टंट करते हैं या फिर उस फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है वो सारी चीजें रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, मगर फिक्शनल वर्ल्ड में भी पावर ऑफ कन्विक्शन बहुत काम करता है। और वो सारी चीजें तभी होती है जब फिल्म मेकर फिक्शन और रियलिटी में बैलेंस बना के रखे। अगर हॉलीवुड की बात छोड़ दे तो 2000 में
बनाई खिलाड़ी 420 के स्टंट ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, ऑल्दो उसमें भी अक्षय कुमार ने सच में प्लेन में चढ़कर स्टंट किया था। वैसे बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज कर चुका होगा कि ये फिल्म का सीन डार्क नाइट राइजेस से लिया गया है। अब देखो भाई, ओवरऑल सीन से इंस्पायर होना गलत नहीं है, बट उसमें भी बेन को प्लेन के ऊपर स्टंट करते हुए नहीं दिखाया गया है, जबकि वो एक सुपर हीरो फिल्म थी। सो कहने का मतलब यही कि इंस्पायर्ड होना गलत बात नहीं है, पर एक लेजेंडरी सीन को बिल्कुल रिप ऑफ कर देना भाई बिल्कुल पाप है ये तो। खैर, अब इस फ्रेंचाइजी से क्वालिटी और वीएफएक्स की उम्मीद करना तो बिल्कुल बेकार ही है। अब बस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी स्टोरी कितनी ज्यादा इंगेजिंग होती है। बाकी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एंट्री और उन दोनों के क्लैश पे तो डेफिनेटली फिल्म मेकर्स ने बहुत इन्वेस्ट किया होगा, और शायद ऑडियंस का पैसा भी उससे ही वसूल हो जाए। बाकी तो इसके फिल्म के आने के बाद ही डिसाइड किया जा सकेगा। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।